Hi guys, how are you all? I hope you all are doing amazing. So let us start new year with new chapter of economics. I hope you have an amazing year. I just wish that and I'm sure ये chapter भी आपके लिए amazing रहेगा. I know this chapter is little boring क्योंकि इसमें थोड़ा economics की side जा चुका है. But I will make sure कि थोड़ा कम boring हो. An overview of Indian economy, right? So, the three topics we are going to cover in this chapter are first is state of the Indian economy at the time of independence, second one is positive contribution of British rule, and third topic is changes in the features of Indian economy after independence. Now, इसके अंदर सिर्फ ये headings वाले ही नहीं है. In fact, एक heading में भी you will get to see a lot many headings. तो एक heading के अंदर भी हम काफ़ी सब headings देखने वाले हैं. So a chapter is little big, but don't worry, we'll finish it all and I hope you understand it well then. So, starting with the very first topic, we all know India wasn't a like independent country. Okay, India wasn't an independent country. काफी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने फाइट किया अपनी कंट्री के लिए एंड देन इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री. तो ये कब हुआ? वी ऑल नो 1947. ओके, 1947 से पहले ब्रिटिशर्स वर देयर इन इंडिया और उन्होंने अपना राज कर रहे थे वो लोग. और उसके बाद काफ़ी साल ये चला एंड देन 1947 में फाइनली हमें आज़ादी मिली एंड देयरफॉर हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं. ओके, सो ऑन 15th ऑफ अगस्त वी सेलिब्रेट दिस डे, इंडिपेंडेंस डे. सो उसी के बेसिस पे चैप्टर है कि ब्रिटिशर्स आए तब क्या क्या हुआ था, क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या बुरी चीज़ें हुई. सो विल लुक ऑल दोस. ओके, नाउ स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट टॉपिक, कैसा था इंडियन इकोनॉमी का स्टेट, क्या हो रहा था. सो इंडिया इनहेरिटेड द इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश हु वर रूलिंग दिस कंट्री फॉर देयर गेन. द ब्रिटिश वर नेवर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और इट्स सिटीजन. ब्रिटिशर्स को कोई पड़ी नहीं थी कि इंडिया का डेवलपमेंट हो, उनके सिटीजन्स का डेवलपमेंट हो. देयर एम वॉज टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड टेक अवे एज मच एज पॉसिबल टू इंग्लैंड. और वो चाहते थे जितना ले जा सके हम ले जाए, इंडिया में कुछ भी नहीं रहना चाहिए. दिस इज द रीजन वाई इंडियन रेलवे लाइन्स वर लेड सो दैट थिंग्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड. हम तारीफ कर सकते हैं एक तरफ कि ब्रिटिशर्स की वजह से रेलवे लाइन्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आया, बट इन्होंने ये भी क्यों किया था? फॉर देयर बेटरमेंट. ओके, दे वॉन्टेड टू टेक एवरीथिंग टू देयर कंट्री. ठीक है, उनको सब कुछ अपनी वहाँ ले जाना था और देयरफॉर उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन्स का कॉन्सेप्ट लाया जिससे वो लोग सामान जो भी इंडिया से है वो ट्रांसपोर्ट कर सके. ठीक है, नाउ इवन इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज वॉज अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, इट वॉज मोस्टली यूज टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट. भले ही एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, बट एज आई टोल्ड यू वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने किया. एट द एंड ऑफ ब्रिटिश पीरियड सम नोटेबल इकोनॉमिक फीचर्स वर एज फॉलोज. ब्रिटिश पीरियड जैसे ही हुआ मतलब ख़त्म. ओके, तो क्या क्या देखने को मिला इंडिया में कि जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनका डिक्लाइन हो गया. मतलब एक तरीके से एकदम से डाउनफॉल हो गया, गिर चुकी थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. देन प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, हम ये सब देखने वाले नीचे. ठीक है, प्रोडक्शन हुआ कैश क्रॉप्स का, फेमाइन आया, फूड शॉर्टेजेस हुआ. राइज ऑफ इंटरमीडियरीज इन एग्रीकल्चर. नाउ हम देखते हैं डिटेल में कि ये क्या क्या है. सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. Before the British came to India, emperors and kings were ruling this land. They promoted the interest of local artisans, carpenters, artisans, weavers, etc., who were very good at making beautiful paintings, decorating walls, designing textile and jewelry, tailoring, making furniture, toys, and idols of stone and metals. तो क्या हुआ, जब इंडिया में ब्रिटिश आए उससे पहले किसका राज चलता था? देवर एम्परर्स एंड किंग्स. ठीक है, किंग्स थे जो रूल करते थे. किंग्स रूल करते थे बट सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए नहीं, ऑफकोर्स पूरी कंट्री के फ़ायदे के लिए रूल करते थे, बट ब्रिटिशर्स वैसे नहीं थे. देयरफॉर क्या हुआ, तो जब किंग्स थे तब क्या हुआ वो लिखा है. सबसे पहले किंग ने क्या किया, किंग्स चाहते थे कि इंडिया का डेवलपमेंट हो. ठीक है, तो उन्होंने जो भी लोकल आर्टिसंस है, इंडियंस जो भी है, जो कारपेंटर्स है,
उनको बहुत प्रमोट किया, उनको मतलब काफ़ी प्रोत्साहित किया कि वो लोग ये सारी चीज़ें करके पैसे कमाएं। तो टॉयज़ बनाना, आइडल्स ऑफ स्टोन्स बनाना, मूर्ति बनाना, ठीक है, इन सबको कौन प्रमोट कर रहे थे? किंग्स। नाउ जैसे ही ब्रिटिशर्स आए क्या हुआ? अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड लॉन्ग टाइम वाज रिक्वायर्ड टू क्रिएट सच थिंग्स एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। अभी भी अगर आप जाके देखो तो हम जो इतनी अप्रिशिएट करते हैं, मूर्ति बनती है, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनती है, ठीक है, कोई भी डेकोरेटर्स बनते हैं, तो दे टेक थिंग्स रिक्वायर टाइम, ओके, और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। सो ये सारी चीज़ें किंग्स बनवाते थे। किंग्स कोर्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री were full of decorative items of various types made of different material. But when the British came, they defeated the kings and took over the kingdom. What happened? जैसा मैंने बोला किंग्स थे तब तो ये सब काफ़ी चल रहा था, पर जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सब खत्म कर दिया। टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड, लिटरली उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी सब चीज़ें। एंड विद दिस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो फेस्ड क्लोजर। द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बेसिकली होता क्या है? जो भी हाथ से बनी हुई चीज़ें होती है उसका जो भी ये इंडस्ट्री है, दैट इज़ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में कुछ भी आ सकता है, पेंटिंग्स आ सकती है, डेकोरेट करना वॉल्स को, टेक्सटाइल आ गया, ज्वेलरी आ गई, टेलरिंग करना क्लोथ्स का, सब जो भी हाथ से चीज़ें की जाती है, दीज ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ये सब कुछ बंद करना पड़ा बिकॉज ब्रिटिशर्स ने आके डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने अपना राज किया यहाँ के। An important part of Indian handicraft was the textile handicraft. In the latter half 19th century, England was experiencing changes in production technology. Machine was replacing human labor. Now, see, उन्होंने आकर सारी मशीन्स लगा दी थी इधर, तो ऑफ कोर्स अगर मशीन्स आ जाएगी तो ह्यूमन लेबर का काम कम हो जाएगा और इससे क्या होगा? हमारा लॉस। इंसान है, उसकी जॉब मतलब उसका जो घर चल रहा है, ठीक है, दे आर द ब्रेड अर्नर्स, और वो कैसे कमा रहे? लेबर है वो, ठीक है, दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, और अगर आकर उनका जॉब वो हटा दे, उनको बोले कि अब मशीन करेगी काम, तो ऑफकोर्स कितना डाउनफॉल आ जाएगा, उनकी कमाई नहीं होगी, ठीक है, हाउ विल दे रन देयर हाउसेस। तो उन्होंने क्या किया? वो यही चाहते थे, पूरा ख़राब कर दिया इंडिया को आके। प्रोड्यूसिंग गुड्स एट लार्ज स्केल वॉज बिकमिंग ईजियर। वो चाहते थे कि लेबर से तो बहुत टाइम लगेगा सामान बनने में, चलो मशीन को लाओ, फटाफट सामान बनाओ और हमारी कंट्री में ले जाओ। मोर फैक्ट्रीज वर कमिंग अप। द ब्रिटिश could bring their machine made textiles and sell in India at a cheaper price and also in large quantities. और वो ऑफकोर्स इंडिया में सस्ते में बेचते थे ताकि उनका खर्चा ना हो और लेकर चले जाते थे अपनी कंट्री। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो मेक पॉलिसीज टू हेल्प ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स ओनली। और वो चाहते थे सिर्फ ब्रिटिश के जो प्रोड्यूसर्स है उनका फ़ायदा हो और उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाते थे। तो इससे क्या हुआ? पूरा जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो उसे हम बोलते हैं, वो पूरा सफ़र हुआ, यानी कि उसका डाउनफॉल आ गया। नाउ प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होता है? एज सेड अबव, इंग्लैंड वॉज अंडरगोइंग चेंज इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, so factories they were in need of raw material to produce goods. In order to make textile, raw cotton was needed. Similarly, indigo was in high demand to make print on textile. Now, also jute, sugarcane, groundnut were all in great demand. So, England, as they were all needed in factories there, ठीक है, तो इंग्लैंड में ये सारी चीज़ें चाहिए थी क्योंकि उनको अपने वहाँ उनके वहाँ भी फैक्ट्रीज है, ठीक है, वहाँ भी फैक्ट्रीज थी, तो वहाँ पे उनको ये सब सामान चाहिए था, रॉ मटेरियल, जो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था उनके लिए। और इंडिया का एग्रीकल्चर शुरू से अच्छा रहा है तो यहाँ पे सब ग्रो करना इजी था। सो इन्होंने क्या किया? देखो, एक तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए था उनको? कॉटन चाहिए था, ठीक है, इंडिगो चाहिए था। इंडिगो इज़ कलर, ठीक है, वो प्रिंट करते हैं टेक्सटाइल पे, अपने क्लोथ्स पे। सो दे रिक्वायर्ड कॉटन, दे रिक्वायर्ड इंडिगो, जूट, जो भी था। तो उन्होंने क्या किया? इंडिया को एक तरीके से सिर्फ रॉ मटेरियल ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। सो व्हाट दे डिड वाज, दे वर ऑल कल्टिवेटेड इन इंडिया। सो ब्रिटिश ने ऑफर किया कि तुम फार्मर्स इंडिया के जो भी हो, तुम्हें हमें कॉटन देना है, जूट देना है, इंडिगो देना है, जो भी रॉ मटेरियल्स उनको चाहिए, और वो भी कम प्राइस में। उन्होंने क्या किया? एकदम कम प्राइस में इंडियन फार्मर से ये सारे क्रॉप्स उगवाए और इंग्लैंड ले गए। सिंस दीज क्रॉप्स आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज एज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स, दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। ऐसे क्या बोला जाता है? कैश क्रॉप्स। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है? प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। तो इंडिया में क्या हो रहा था? कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा था और उससे ज़्यादा कमाई नहीं होती है क्योंकि वो सिर्फ रॉ मटेरियल होता है, प्लस ब्रिटिशर्स हमें कम पैसे भी दे रहे थे उसके।
अट्रैक्टेड बाय मनी, और इंडियन फार्मर्स चाहते थे थोड़ा भी मिले कुछ तो मिले, सो वो लोग क्या कर रहे थे, कैश क्रॉप्स ग्रो करके ब्रिटिशर्स को दे रहे थे। द फैक्ट्री मेड गुड्स वर सेंट फॉर सेल इन इंडियन मार्केट, और ये जो भी है वहाँ पे फैक्ट्री में बनता था सामान और इंडिया में बेचा जाता था, अगेन वापस से यहाँ पे बेचकर वो लोग पैसे कमा रहे थे। द ब्रिटिश सोल्ड दीज गुड्स टू इंडियन पीपल एंड मेड प्रॉफिट, और महंगा बेच के यहाँ पे पैसे कमा रहे थे। तो क्या हुआ, रॉ मटेरियल था इंडिया से, वो चला गया इंग्लैंड में, फैक्ट्री में बन के आया, और बन के आने के बाद वापस से उन्होंने इंडिया में बेचा, वो भी महंगे में, हाई प्राइस में बेच के प्रॉफिट कमाया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेमाइन एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। व्हाट इज फेमाइन? यू माइट नो, यू माइट नॉट नो। फेमाइन मतलब खाने की शॉर्टेज होना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लोगों को खाना नहीं मिलना, लाइक लिटरली शॉर्टेज होना कि लोग दो टाइम भी नहीं, एक टाइम का भी खाना नहीं मिल पाना। तो द वर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज़ बीन द फ्रीक्वेंट ऑकरेंस ऑफ फेमाइंस, यानी कि एक बार नहीं बार बार ऐसा हो रहा था कि ब्रिटिश रूल के टाइम फेमाइन अकर हो रहा था, यानी कि लोग भूखे रह रहे थे, एंड ऑफ कोर्स दे वर डाइंग आउट ऑफ हंगर। Famine is a situation where many people do not get food to eat and die from hunger. Famine is a situation where, and diseases. Famine occurred nearly 33 times during whole British period. तो पूरे ब्रिटिश पीरियड के दौरान 33 टाइम्स ऐसा हुआ कि लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था और उनकी डेथ हो रही थी। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन वॉज द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943, जस्ट 4 years बिफोर इंडिपेंडेंस। तो मतलब सबसे वर्स्ट कब आया था, बंगाल फेमाइन था, ठीक है, दैट वाज जस्ट 4 साल पहले ऑफ अस गेटिंग द इंडिपेंडेंस। तो तब हुआ था, उसमें इतना क्या खराब हो गया था। सो थिंग हैपेंड वाज more than 1.5 million people died at the time due to lack of food. Some reasons for occurrence of famine. तो उसमें क्या हुआ था, बंगाल वाला जो फेमाइन हुआ था उसमें देर वर 1.5 मिलियन, ठीक है, इतने लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी खाना नहीं मिल पाने के कारण। सो दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। नाउ और क्या क्या रीजंस थे फेमाइन होने की, क्या रीज़न था फेमाइन क्यों हो रहा था? फर्स्ट वॉज बैड रेनफॉल अपसेटिंग फूड ग्रेन्स production since irrigation facilities were not available. Agriculture was dependent on rainfall. हमारे यहाँ रेनफॉल इतना अच्छा नहीं हो रहा था, एंड यू नो एग्रीकल्चर में इंडिया में एग्रीकल्चर उस टाइम पे 70-80 बहुत ज़्यादा परसेंटेज लोग किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है, एंड ऑफकोर्स खाने के लिए तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। सो खाना नहीं हो पा रहा था, क्रॉप्स नहीं ग्रो हो पा रहे थे, रीज़न बीइंग नो रेनफॉल। और यहाँ पे इंडिया में यूजुअली यही होता है कि एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादातर रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट होते हैं, वो लोग और कोई दूसरे तरीके से वाटर का फ्लो लाना इतना नहीं सोचते। अभी फिर भी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जाती है, बट एट दैट टाइम रेनफॉल होना मतलब दैट वाज ए गुड साइन फॉर खेती बाड़ी, ठीक है, तो खेती अच्छी होगी अगर बारिश होगी, पर बारिश नहीं होती तो क्या होता था, उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग जाता था। सो देयरफॉर एक ये रीज़न था कि रेनफॉल इतना नहीं हो रहा था। सेकेंड रीज़न वॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट केप्ट ऑन एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स टू इट्स नेटिव कंट्री, दैट इज इंग्लैंड एंड एल्सवेयर, इवन इफ देयर वॉज ए लोकल नीड फॉर दीज थिंग्स। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्या कर रही थी, ऑफकोर्स दे वर एक्सप्लॉइटिंग अस, ठीक है, तो जो भी फूड ग्रेन ग्रो भी हो रहा था जितना अदर देन रेनफॉल वाला, जितना ऑलरेडी हो भी गया था वो भी उन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड भेज दिया था या दूसरी कंट्रीज़ में भेज दिया था। इंडिया के लोग उस वजह से भूखे रह जाते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन अर्निंग रेवेन्यू फॉर इटसेल्फ बाय एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स। और क्यों ऐसा करते थे, वो इसलिए नहीं करते थे कि हमें खाना नहीं मिले, बट दे वर डूइंग दिस ताकि उनका फ़ायदा हो, ठीक है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते थे। तो वो लोग चाहते थे हम फूड ग्रेन यहाँ पे ग्रो कर लिया इंडिया में और उसको एक्सपोर्ट कर देते, अब हम ईजिली कमा लेंगे। इट ऑल्सो यूज फूड ग्रेन्स टू फीड इट सोल्जर, अपने सोल्जर को देते थे who were fighting wars in different parts of the world. You know that British had not only captured India but also many other countries of the world. और ब्रिटिश को कि सिर्फ इंडिया कैप्चर नहीं किया था, उन्होंने और भी कंट्रीज कैप्चर कर रखी थी। तो उसके लिए सोल्जर्स को जो फाइट करने के लिए वॉर में जाते थे सोल्जर्स, उनको खाना प्रोवाइड करते थे फ्रॉम द फूड दैट वॉज ग्रेन्स ग्रोइंग इन इंडिया. You know that British has not only captured, so they were sending food from India to these countries where their soldiers were fighting to capture territories. Now,
वाई थर्ड रीज़न क्या है फेमाइन होने का? सो थर्ड रीज़न वॉज पुअर पीपल हैड नॉट इनफ मनी टू परचेज फूड ग्रेन्स फ्रॉम द मार्केट। अब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो लोग मार्केट जाके फूड ग्रेन खरीदे, उनका ज़्यादातर डिपेंडेंट अपने ही ग्रो किए हुए फूड ग्रेन्स पे होता था। सो इतने पैसे नहीं थे। फोर्थ रीज़न वॉज एज स्टेड अबव इंडियन फार्मर्स आर एनकरेज टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स, और ब्रिटिश हमें यहाँ पे पैसे दे रही थी फॉर ग्रोइंग कैश क्रॉप्स। तो लोग इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स वो लोग क्या कर रहे थे, कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, ताकि उससे कमाई हो जाए कुछ। एंड दिस लेड टू फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बिकॉज लेस एरिया वॉज अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन। तो सपोज अगर दिस वॉज द लैंड दे हैड, वेट, दिस वॉज द लैंड दे हैड, ओके, तो इसमें से अगर उन्होंने कुछ पार्ट यहाँ पे अज्यूम कि कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यूज़ कर लिया, तो जितना भी ये पार्ट बचा था बाकी वाला वो बहुत कम होता था फॉर ग्रोइंग फूड ग्रेन्स। या मे बी अगर उतना पार्ट भी उन्होंने पूरा यहाँ तक अगर उन्होंने पार्ट कैप्चर कर लिया फॉर कैश क्रॉप्स, तो फॉर फूड ग्रेन्स वेरी लेस पार्ट वॉज लेफ्ट। तो इन शॉर्ट फोर रीजन्स क्या क्या थे फॉर अकरेंस ऑफ फेमाइन, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। फर्स्ट वॉज बैड रेनफॉल, ठीक है, बारिश कम होती थी, अच्छे से नहीं हो रही थी। सेकेंड वॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी फूड ग्रेन्स ग्रो होते थे इंग्लैंड भेज देती थी या दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर देती थी टू अर्न मनी। थर्ड रीज़न वॉज पुअर पीपल, उस टाइम लोगों के पास पैसे नहीं थे कि वो लोग मार्केट से जाके फूड ग्रेन ले ले, इसलिए अगेन फेमाइन हुआ। एंड फोर्थ रीज़न वॉज इंडियन फार्मर्स को क्या ग्रो करने के लिए इंकरेज किया था, कैश क्रॉप्स। अगर वो लोग कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे तो इससे उनका जो फूड ग्रेन वाला प्रोडक्शन था वो हैम्पर हो रहा था। ओके, so this was the third point. Now moving on to the fourth point, intermediaries in agriculture. Now क्या हुआ यहाँ पे, काफ़ी वाया 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 चीज़ें चलती थी। हाउ आई विल एक्सप्लेन, से ये विलेजर्स है, ठीक है, विलेजर्स को पैसे देने पड़ते थे ज़मींदार्स को, और ज़मींदार्स पैसे देती थी ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमा रहे थे ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स, एंड देन ज़मींदार्स, और पैसे जा किसके रहे थे, जो भी विलेजर्स थे उनके। कैसे, हम यहाँ पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर वॉज, आई टेल यू, इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, जो बीच वाले लोग होते हैं उनको इंटरमीडियरीज बोला जाता है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर वॉज मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। More than 70% of the population was dependent on agriculture, so it was major source of revenue for the government. Now British introduced two types of land revenue. अब क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने लैंड पे रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको उसके लिए रेवेन्यू देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम रेंट देते हैं, हम हाउस लेते हैं तो रेंट देते हैं, वैसे ही ब्रिटिश क्या कलेक्ट कर रही थी, लैंड रेवेन्यू। इंडिया में 70% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, मतलब यहाँ पे सोर्स ऑफ जो इनकम था वो 70% से ज़्यादा एग्रीकल्चर से ही आता था। सो दे हैड अ लॉट ऑफ ज़मीन, मतलब बहुत सारा लैंड रहता था उनके पास, of course to grow. Now first उनका क्या था रेवेन्यू का टाइप, परमानेंट सेटलमेंट अंडर विच लैंड रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड वॉज परमानेंटली फिक्स्ड। तो एक उनका रेवेन्यू का सिस्टम था जिसमें उन्होंने फिक्स कर दिया था कि इतना ही रेवेन्यू रहने वाला है, मतलब इतना पैसा तुम्हें देना है, और परमानेंटली फिक्स कर दिया कि ये अमाउंट इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वॉज टेम्पररी सेटलमेंट अंडर विच लैंड रेवेन्यू वॉज चेंज आफ्टर 25 to 30 years ऑफ टाइम, यानी कि 20-30 साल बाद इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो दो टाइप के रेवेन्यू कमा रहे थे वो लोग। एक, अगर आपको परमानेंटली यहाँ रहना है, ठीक है, तो आपको इतना देना पड़ेगा, आपको परमानेंटली लैंड चाहिए, आपको परमानेंटली लैंड चाहिए तो। और इफ़ यू वांट 25-30 ईयर्स के लिए, तो उसके लिए अलग रेवेन्यू दे विल चार्ज। इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू, अब ब्रिटिश ने क्या किया, वो खुद जाकर सबसे रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करते थे, ऑफकोर्स उन्होंने ज़मींदार्स को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। ज़मींदार्स ईस्टर्न पार्ट में बोला जाता है, मतलब हर जगह का नाम था, और कुछ नहीं, वो लोग इंटरमीडियरीज थे पर उनके अलग अलग नाम थे, ठीक है। तो एक उन्होंने अपॉइंट कर दिया था ज़मींदार, ये था ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। एक इन्होंने महलवारी किया था, महलवारी और महलवारी फॉर वेस्टर्न पार्ट। एंड दे हैड ओके, आई कांट डू, रोतवारी, ठीक है, रोतवारी था, ये था साउथ इंडियन के लिए। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग इन्होंने क्या कर दिया था, एक इंटरमीडियरीज का हब जैसा इन्होंने रखा था कि ज़मींदार जो भी होंगे वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू,
महलवारीज जो होंगे वो वेस्टर्न पार्ट से करेंगे और रोतवारीज जो होंगे वो साउथ इंडियन से करेंगे, साउथ इंडिया से। दीज पीपल वर कॉल्ड इंटरमीडियरीज। क्यों? क्योंकि वो लोग एक एक्ट करते थे बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कॉमन पीपल। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी और जो कॉमन पीपल थे से जो विलेजर्स थे, या आई कैन से कॉमन पीपल जो थे, तो जो कॉमन पीपल थे, ठीक है, यूर आर राइट, जो कॉमन पीपल थे उनसे कलेक्ट करना किसका काम था? इंटरमीडियरीज का था। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग अपॉइंटेड थे एंड दे यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू और वो जाके ब्रिटिश को देते थे। अब इन्होंने क्या स्मार्ट वर्क किया, जो इंटरमीडियरीज थे उन्होंने, अगर ब्रिटिशर्स ने से बोला है कि आपको 1000 रुपीज़ कलेक्ट करके लाना है, ठीक है, 1000, तो नाउ दे वर स्मार्ट, इन्होंने क्या किया, 1200 कलेक्ट किया, ठीक है। जो इंटरमीडियरीज थे वो लोग 1200 कलेक्ट करके लाते थे कॉमन पीपल से, और ऑफ कोर्स जो लोग थे कॉमन पीपल वो लोग आराम से दे देते थे बिकॉज दे वर फियर्ड ऑफ ब्रिटिशर्स, तो 1200 देते थे, और जो 200 रुपये होते थे वो ज़मींदार अपने पास रख लेते थे इंटरमीडियरीज, और जो बचे हुए 1000 होते थे वो ब्रिटिशर्स को दे देते थे। एंड ऑफ कोर्स जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको नहीं मालूम था कि ऐसा 200 रुपये रख रहे हैं लोग, तो ये लोग 1000 में से भी कुछ पार्ट इनको दे देते थे। अगर ब्रिटिशर्स इनको 100 रुपये दे रहे तो नाउ दे आर अर्निंग 300। तो ऐसे कर करके जो इंटरमीडियरीज थे वो भी कमाने लग गए थे। देयर जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ रेंट, टैक्स एट्सेट्रा फ्रॉम द विलेजेस, farmers and other household and submit that revenue with the government. Over the years, these people became exploiters. जो intermediaries थे वो exploit करने लगे थे किसको? Common people को। As they mercilessly यानी कि बिना कोई दया खाए collected revenue without considering their poor status. Similarly, no mercy was shown even during poor harvest due to bad rainfall or floods. उनको दया बिल्कुल भी नहीं आती थी। Out of the total revenue collected from the villagers, these intermediaries used to keep a part of it before depositing with the British government. जैसे मैंने बोला कि अगर वो लोग को बोला गया है 1000 लाने, तो वो लोग कितना लेकर आते थे? 1200 लाते थे, और जो 200 रुपये होते थे वो खुद रख लेते थे और बचे हुए 1000 ब्रिटिशर्स को दे देते थे। Besides collection of land revenue, British government also were dependent on them for running the administration. In this way, जमींदार्स, महलवारीज एंड रोतवारीज बिकेम मिनी रूलर्स इन द रिस्पेक्टिव एरिया। मतलब जमींदार जो होते हैं वो ईस्टर्न पार्ट के एक तरीके से रूल करने लग गए, महलवारी थे वो वेस्टर्न पार्ट को रूल कर रहे थे, और जो रोतवारी थे वो साउथ इंडिया को रूल करने लग गए। दे यूज टू फोर्स टू टेक अवे बिलोंगिंग्स ऑफ पर्सन हु फेल टू गिव रेवेन्यू, और जो रेवेन्यू नहीं देते थे उनसे वो लोग उनके जो भी बिलोंगिंग्स होते थे, जो भी उनके सामान होता था, वो सब उठा के ले जाते थे। This way, these intermediaries became rich and powerful at the cost of common man and with the blessings of British government. तो इन्होंने भी काफ़ी exploit किया common man को to earn a lot of money. Since Britishers have exploited so much of things in India, there were some positive contributions they have done, and they are really very less. And let us see those now. So some positive things did happen during British period. The railway you see today was first introduced by the British government in 1850. Between 1850 to 1855, the first jute mill, the first cotton mill, and the first coal mine were established. In the later years, the length of railway lines and number of above said mills kept increasing. The British government also established telecommunication, telegraph, post office in the country. नाउ उन्होंने किया तो ज़रूर था एस्टैब्लिश रेलवेज वगैरह, बट अगेन दिस वाज फॉर देयर ओन यूज़। उनको एक ज़रिया चाहिए था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स चाहिए था, क्योंकि थ्रू वाटर अगर लेकर जाते, थ्रू शिप वगैरह अगर वो लोग सामान ले जाते तो बहुत टाइम लगता। सो दे इंट्रोड्यूस रेलवेज, ठीक है, और वो फिर एक्सपांड होता गया और बेटर रेलवेज आने लग गई। मतलब काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ रेलवे में, एंड ऐसे रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ। देन अगेन जो जूट मिल है, ठीक है, जहाँ जूट बनता है वहाँ की जो फैक्ट्री होती है, फिर कॉटन मिल होता है जहाँ कॉटन प्रोसेस होता है, उससे अलग अलग चीज़ें बनती है। कोल माइन जो था फर्स्ट, ठीक है, जहाँ कोल को दे फर्दर कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट थिंग्स। तो ये सब जो हुआ वो सब ब्रिटिशर्स का ही इंट्रोडक्शन था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया।
और ये सब चीज़ें फिर बेहतर होती गई। इनफैक्ट द टेलीकम्युनिकेशन जो था, टेलीग्राफ था, पोस्ट ऑफिस था, ये भी सब ब्रिटिशर्स ने ही लाया और नाउ दे हैव बीन बेटर और बेटर होती गई चीज़ें, बट फर्स्ट जो लेकर आए वो ब्रिटिशर्स ही थे। नाउ विल कीप दिस मच फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। विल कंटिन्यू द थर्ड पार्ट दैट इज चेंजेस इन फीचर्स, क्या क्या इंडिपेंडेंस मिला हमें, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए इंडियन इकोनॉमी में, वो विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट. Okay, so this much I hope you understood it, and if you did, you know what to do, right?